लास्ट कुछ वीडियोस में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझा। ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियोस में और उससे कुछ पहली वीडियोस में हमने टर्म यूज करी जो थी प्रोसेसेस। आज हम देखेंगे प्रोसेसेस क्या होते हैं। प्रोसेसेस को समझने के लिए हमें देखना होगा प्रोग्राम्स कैसे डेवलप्ड होते हैं। प्रोग्राम्स को हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में राइट करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज को हम इन डिटेल समझेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज बेसिकली एक ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम लोग यूज करते हैं अपने कोड को राइट करने के लिए, लाइक सी प्लस, जावा, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। नेक्स्ट हमें पता है कि कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ मशीन लैंग्वेजेस को समझते हैं, बेसिकली 0 और 1 की लैंग्वेजेस को समझते हैं। सिस्टम प्रोग्राम का सबसे पहला टास्क ये होगा कि अपने हाई लेवल लैंग्वेज कोड को एक बाइनरी कोड या फिर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करना। कंपाइलर एक सिस्टम प्रोग्राम है जिसकी हेल्प से हम अपने हाई लेवल लैंग्वेज कोड को एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन एग्जीक्यूटेबल फाइल कन्वर्ट होने के बाद भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में नहीं है। हमें अपने एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेमोरी में लोड करना होगा और उसको रिसोर्सेज को एलोकेट करना होगा। हमने लास्ट वीडियोस में ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है किसी भी प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करने के लिए और उसको रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा कि हमारे एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेमोरी में लोड करेगा एंड शेड्यूल करेगा, हमारे उसको रिसोर्सेज एलोकेट करेगा। जब तक हमारा फाइल एग्जीक्यूटेबल नहीं था, मींस हमारी एग्जीक्यूशन में नहीं थी, वो एक नॉन वर्किंग थिंग थी, मींस एक पैसिव एंटिटी थी। लेकिन जैसे ही हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में आया, हम उसको बोल देंगे प्रोसेस। प्रोसेस एक प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन ही है। प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन को ही हम प्रोसेस बोलते हैं। पहले कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक टाइम पर एक प्रोसेस ही रन होता था, लेकिन मॉडर्न सिस्टम्स के अंदर एक टाइम पर हम मल्टीपल प्रोसेसेस को रन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ओएस अब मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग को एग्जिस्ट करता है या फिर हमें फीचर्स प्रोवाइड करता है जो है मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग। अभी मॉडर्न सिस्टम्स के अंदर हम मल्टीपल प्रोसेसेस को रन कर सकते हैं एट द सेम टाइम। एक प्रोसेस के साथ मल्टीपल प्रोसेसेस भी एसोसिएटेड रहते हैं। मॉडर्न सिस्टम के अंदर एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस भी एसोसिएटेड रहते हैं। प्रोसेसेस के साथ साथ ही एक टॉपिक आता है जो है थ्रेड्स। थ्रेड्स को हम इन डिटेल समझेंगे प्रोग्रामिंग चैप्टर के अंदर, लेकिन थ्रेड्स बेसिकली प्रोसेस का ही यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन है। मींस एक प्रोसेस के अंदर कितने मल्टीपल एग्जीक्यूशंस हो रहे हैं, हम उनको बोलते हैं थ्रेड्स। थ्रेड्स इज द यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोसेस। एक प्रोसेस के अंदर एक थ्रेड भी हो सकता है, एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स भी हो सकते हैं। थ्रेड्स को हम इन डिटेल समझेंगे हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। नेक्स्ट हम प्रोसेसेस को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे प्रोसेस स्टेट्स के बारे में। प्रोसेस स्टेट्स होता क्या है? सिस्टम में जब भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है तो वो अपनी स्टेट्स को चेंज करता है, मींस अपने मोड ऑफ एग्जीक्यूशन को चेंज करता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। प्रोसेस स्टेट्स को हम डिफाइन करते हैं उसकी करंट एक्टिविटी से, मींस प्रोसेस की अभी करंट एक्टिविटी क्या है उससे हम डिफाइन करते हैं प्रोसेस स्टेट्स को। सिस्टम के अंदर डिफरेंट प्रोसेस स्टेट्स रहती हैं जिसको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है न्यू स्टेट। मींस अगर कोई प्रोसेस न्यू स्टेट में है, वो जस्ट अभी क्रिएटेड हुआ है, मींस अभी प्रोसेस को अभी हमने मेमोरी में, प्रोग्राम को हमने मेमोरी में लोड किया है, तो वो बेसिकली हमारा प्रोसेस न्यू स्टेट में है। सेकंड है रनिंग स्टेट में। रनिंग स्टेट में होता है कि जब प्रोग्राम को हमने लोड कर लिया मेमोरी में और उसको रिसोर्स एलोकेट हो गया, मींस हमारा प्रोसेस का एग्जीक्यूशन ऑनगोइंग है, तो हम उसको बोलते हैं प्रोसेस इज इन द रनिंग स्टेट। नेक्स्ट स्टेज जो हमारी आती है वो आती है वेटिंग स्टेट। वेटिंग स्टेट में प्रोसेस रहता है, मींस कि जब भी कोई प्रोसेस कुछ इंटरप्ट का या कुछ सिग्नल्स का वेट कर रहा होता है। बेसिकली अगर हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूशन में है और उसको कुछ हमें इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस करने, तो हमने उसको वेटिंग स्टेट में डाल दिया और उसको बोल दिया कि तू इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस एग्जीक्यूट कर ले। जैसे ही उसके इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होंगे या इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को जब करने हैं, जब उसका रिसोर्स एलोकेट होना है इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए, वो वेट करेगा अपने इंटरप्ट के लिए। एट दैट मोमेंट कि हम उस प्रोसेस को एक वेटिंग स्टेट में डाल देते हैं। ये है वेटिंग स्टेट। नेक्स्ट जो हमारी स्टेट आती है वो है रेडी स्टेट। हमने कोई भी प्रोग्राम को, जब प्रोग्राम क्रिएट हुआ, हमने उसको मेमोरी में लोड किया, लेकिन मेमोरी में लोड होते ही ये पॉसिबल है नहीं है कि उसको रिसोर्स एलोकेट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी कुछ प्रोसेसेस सिस्टम में रन हो रहे हैं जो उससे बेबी हाई प्रायोरिटी टास्क है। मीनवाइल उसको कुछ रिसोर्सेज एलोकेट हो, हम उसको एक रेडी स्टेट में रखते हैं, मींस कि हमारा प्रोसेस रेडी है, जैसे ही रिसोर्स एलोकेट होगा उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा।
सो लास्ट है टर्मिनेट स्टेट, मीन्स कि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, हमारा प्रोग्राम एंड हो गया, सो प्रोसेस को हम टर्मिनेट कर देते हैं, मीन्स टर्मिनेट स्टेट हो गया। सो हम इस फ्लो को एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि प्रोसेसेस की स्टेट कैसे कैसे चेंज होती है। सो जैसे ही हमने प्रोसेस को क्रिएट किया, हमने मेमोरी में लोड किया, हमने उसकी स्टेट कर दी न्यू स्टेट। सो जैसे ही उसकी स्टेट न्यू स्टेट हुई, विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम हमने बोल दिया कि हमारा लोडिंग में भी कुछ प्रोसेस रहता है, कुछ टाइम लेता है, तो हमने न्यू स्टेट था जो हमने लोड किया, लेकिन जैसे ही हमारा सिस्टम पूरा, हमारा प्रोसेस पूरा लोड हो गया, तो हमने उसको प्रोसेस को डाल दिया रेडी स्टेट में, मींस अब हमारा सिस्टम कंप्लीटली रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए। लेकिन जैसे ही शेड्यूलर को प्रायोरिटी टास्क, जो भी शेड्यूलर क्यू है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोसेस शेड्यूल होगा, सो हमारा प्रोसेस मूव होगा रेडी से रनिंग स्टेट में। सो जैसे ही हमारे प्रोसेस को रिसोर्सेज एलोकेट होंगे, वो मूव कर जाएगा एक रनिंग स्टेट में। लेकिन लेट्स से मीनवाइल इन द एग्जीक्यूशन हमारे प्रोसेस को कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस करने हैं। सो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस करने के लिए हम लोग उसको डालेंगे वेटिंग स्टेट में, मींस कि मीनवाइल हमारे ओएस तो मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग है, सो हम वेट नहीं कर सकते कि हमारा सीपीयू आइडल टाइम में रहेगा। सो मीनवाइल कुछ और प्रोसेस रनिंग स्टेट में आ जाएगा एंड हमारा जो करंट प्रोसेस था उसकी स्टेट को हम मूव कर देंगे वेटिंग स्टेट में, वो अपने इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को कंप्लीट करेगा। लेकिन जैसे ही उसके इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस कंप्लीट हो जाएंगे, एक इंटरप्ट मिलेगा और उसको हम मूव कर देंगे रेडी स्टेट में। हम उसको रेडी स्टेट में इसलिए मूव कर रहे हैं क्योंकि एक प्रोसेस ऑनगोइंग अभी है हमारे पास। सो जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ या ओएस का जैसे भी शेड्यूलर चलेगा, हमारा करंट प्रोसेस जो था वो फिर से जाएगा रनिंग स्टेट में एंड जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, हम उसे मूव कर देंगे टर्मिनेट स्टेट पे। अब इसके अंदर बीच में एक इंटरप्ट सेक्शन हमने रखा है, वो हमने इसलिए रखा है क्योंकि शेड्यूलर के पास काफी प्रायोरिटी टास्क आते रहते हैं या कुछ सिस्टम इंटरप्ट सिस्टम ने दे दिया। सो बेसिकली उसमें क्या होता है कि हमें अपने करंट प्रोसेस को होल्ड करना होता है, इंटरप्ट करना होता है, उसको मूव करना होता है रेडी स्टेट में, और जो हाई प्रायोरिटी टास्क है उनको रिसोर्सेज एलोकेट होते हैं पहले रनिंग के लिए। सो इस वजह से हमने इस इंटरप्ट को रखा है अपने डायग्राम फ्लो के अंदर। सो नेक्स्ट अभी तक हमने प्रोसेसेस को हमने देख लिया, प्रोसेस स्टेट्स को हमने देख लिया, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम में हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो कंप्यूटर सिस्टम में हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं पीसीबी से, मींस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक से। सो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को हम समझेंगे डायग्राम के थ्रू। सो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है क्या? सो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है जिससे सिस्टम को पता लगता है प्रोसेस की इंफॉर्मेशन के बारे में। सो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में हम कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ एट्रीब्यूट्स को स्टोर करते हैं। सो हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले है प्रोसेस आईडी। सो प्रोसेस आईडी एक यूनिक आइडेंटिफायर है जो हम सभी प्रोसेसेस को असाइन करते हैं ओएस के थ्रू। सो ओएस असाइन करता है सभी प्रोसेसेस को एक यूनिक आइडेंटिफायर जिससे हम प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड है प्रोसेस स्टेट। सो अभी हमने प्रोसेस स्टेट्स के बारे में कंप्लीटली डिस्कस किया है। प्रोसेस स्टेट के अंदर स्टोर होता है प्रोसेस की करंट एक्टिविटी, मींस प्रोसेस अभी करंट किस स्टेट में है वो हम स्टोर करते हैं प्रोसेस स्टेट में। नेक्स्ट है प्रोग्राम काउंटर। सो हमने समझा था कि प्रोसेस क्या है, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। सो लेकिन प्रोग्राम क्या रहता है कि प्रोग्राम लाइन बाय लाइन एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है। सो प्रोग्राम काउंटर के अंदर हम जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है उसका एड्रेस स्टोर करते हैं, जिससे सिस्टम को पता लगता है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशंस में नेक्स्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कौन सी है जो सिस्टम को एग्जीक्यूट करनी है। नेक्स्ट है सीपीयू रजिस्टर्स। सो सीपीयू रजिस्टर्स हमें बताता है, सिस्टम को बताता है कि इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन कौन से रजिस्टर्स इस प्रोसेस को चाहिए। बेसिकली हमारे पास डिफरेंट रजिस्टर्स रहते हैं, लाइक इंडेक्स रजिस्टर, जनरल पर्पस रजिस्टर्स, पॉइंटर्स। सो डिफरेंट रजिस्टर्स हमारे पास रहते हैं। सो इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए इस प्रोसेस को कौन से रजिस्टर्स चाहिए वो स्टोर रखते हैं हमारे सीपीयू रजिस्टर्स में, वो इंफॉर्मेशन हमारी रहती है सीपीयू रजिस्टर्स में। सो नेक्स्ट है हमारी मेमोरी लिमिट्स। मेमोरी लिमिट्स के अंदर हम स्टोर रखते हैं कि इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कितनी मेमोरी स्टोरेज इस प्रोसेस को चाहिए। सो इस सिस्टम को पता लगता है मेमोरी लिमिट से कि इस प्रोसेस को कंप्लीट या सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए इसको कितना मेमोरी एलोकेट करना है। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं जो पीसीबी में रहते हैं, जो कॉन्टेक्स्ट, जिसे हम कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। इसके साथ साथ कुछ और इंफॉर्मेशन भी पीसीबी में स्टोर रहती है, लाइक सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, मींस इस प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या है, या फिर ये प्रोसेस को अगर रिसोर्स एलोकेट होंगे तो कितना टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन इस प्रोसेस को चाहिए।
सो इस तरह की इंफॉर्मेशन जो रहती है वो रहती है सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन में, जो हम पीसीबी में ही स्टोर करते हैं। नेक्स्ट जो रहती है वो रहती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में रहता है कि कौन कौन से रिसोर्सेज इस प्रोसेसेस को चाहिए और किस पर्टिकुलर टाइम पे इस रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं और कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट करने हैं प्रोसेस को। सो ये सारी इंफॉर्मेशन रहती है हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है हमारी इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन। सो इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन में हमारा रहता है कि इस प्रोसेसेस को कितनी बार इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज एलोकेट हुए, किस पर्टिकुलर टाइम के लिए रिसोर्सेज हमने एलोकेट किए, या कितने पीरियड के लिए हमने इसको इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस रिसोर्सेज एलोकेट किए। सो ये सब इंफॉर्मेशन रहती है इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन में। सो मैं भी एक टर्म यूज करूंगा कॉन्टेक्स्ट स्विच, जो पीसीबी से रिलेटेड है। सो कॉन्टेक्स्ट स्विच हमने पढ़ा था इससे प्रीवियस टॉपिक में, मैंने एक टॉपिक बताया था कि हम प्रोसेसेस को रनिंग स्टेट में जब प्रोसेस रहता है तो उसके पास कुछ इंटरप्ट्स आते हैं, वेदर ये सिस्टम के थ्रू भी हो सकते हैं या फिर कोई हाई प्रायोरिटी टास्क का इंटरप्ट भी रनिंग स्टेट में प्रोसेसर्स या सीपीयूज के पास आता है। सो उस केस में क्या होता है कि प्रोसेसर को करंट प्रोसेस की स्टेट को सेव करना होता है और एक नई प्रोसेस को एग्जीक्यूशन में लाना होता है और रिसोर्सेज को एलोकेट करना होता है। सो उस केस में पीसीबी काम करता है एज अ कॉन्टेक्स्ट। सो हम उस प्रोसेस की जो करंट प्रोसेस की स्टेट है या प्रोसेस के डेटा को हम स्टोर करते हैं पीसीबी की फॉर्म में और उसको हम मेमोरी से बाहर ले जाते हैं। अब जो नया प्रोसेस है उसकी पीसीबी स्टेट को हम लोग लोड कर देते हैं मेमोरी के अंदर। सो बेसिकली इससे हेल्प होता है कि हमारे जो जहां पे हमने अपना प्रोसेस एग्जीक्यूशन छोड़ा था, हम वहीं से उस प्रोसेस एग्जीक्यूशन को स्टार्ट कर सकते हैं। मीनवाइल हम हाई प्रायोरिटी टास्क को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं अपने करंट रिसोर्स एलोकेशन में। सो जैसे ही करंट एग्जीक्यूशन जो हाई प्रायोरिटी टास्क का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है, हमारा जो करंट ऑनगोइंग टास्क जो पहले था हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं थ्रू पीसीबी। सेम स्टेट को हम वापस से लोड करते हैं और हमारा प्रोसेस वहीं से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है जहां से हमने लीव किया था, वहीं से हम रिज्यूम कर सकते हैं अपने प्रोसेस को। सो ये है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। प्रोसेसेस से ही रिलेटेड टॉपिक है एक रिमोट प्रोसीजर कॉल। सो रिमोट प्रोसीजर कॉल हमने पहले पढ़ चुके हैं। हम दो प्रोसेसेस के बीच में कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन अभी तक जो हमने समझा था कि हम एक सिस्टम के अंदर ही हमारे दो प्रोसेसेस थे, हम उनके बीच में कम्युनिकेट कर रहे थे। सो प्रोसेस ए प्रोसेस बी से कम्युनिकेट कर रहा था। प्रोसेस ए पहले कर्नल को मैसेज सेंड करता था, कर्नल फिर प्रोसेस बी को मैसेज सेंड करता था। लेकिन रिमोट प्रोसीजर कॉल में क्या होता है कि हम डिफरेंट नेटवर्क के अंदर प्रोसेस को कॉल कर रहे होते हैं। मींस हम डिफरेंट नेटवर्क के अंदर कोई प्रोसीजर या प्रोग्राम को कॉल करते हैं। सो इसके अंदर भी सेम मैसेजिंग्स के थ्रू ही हमारा एग्जीक्यूशन या हमारी कॉलिंग रहती है, लेकिन जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर, जो डेटा पैकेज रहता है, मैसेज पैकेज रहता है, वो एक वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रहता है। मींस कि हम उसके अंदर पर्टिकुलर उस सिस्टम का एड्रेस भी देते हैं, हम उसका पोर्ट भी देते हैं, हम प्रोसेस आईडी भी देते हैं, हम उनके आर्ग्यूमेंट्स भी देते हैं, फंक्शन नेम भी देते हैं कि कौन सा प्रोसेस हमें एग्जीक्यूट करना है। सो ये सारी इंफॉर्मेशन एक वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हम लोग मैसेज को ट्रांसफर करते हैं, मैसेज की फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं, जिससे हमारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है डिफरेंट नेटवर्क में। सो जैसे ही हमारा एग्जीक्यूशन डिफरेंट नेटवर्क में हमारा फंक्शन कॉल कंप्लीट होता है, हमें कोरस्पॉन्डिंगली जो भी रिटर्न हमें एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग, या कुछ सक्सेस या फेलियर, वो हमें डिफरेंट एक न्यू पैकेज के थ्रू हमें रिटर्न हो जाता है। सो आई होप कि ये टॉपिक सभी को अच्छे से समझ आया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल and like the video. Thank you.